वेरी गुड मॉर्निंग से बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई सब बच्चों के। सबसे पहले हमारे पास मैसेज आया है प्रजापति बादल। एक बच्चे का नाम है आर के नाम से सेव किया है उन्होंने। मणिभूषण, सूरज, सतीश, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो सबसे पहले आज आपसे कुछ देर बात करेंगे। आपके कमेंट लेंगे तब आगे बढ़ेंगे, है ना। तो किसी का कोई भी पिछली कुछ क्लासेस का डाउट हो काइनेमेटिक्स का तो पूछ सकते हैं। मधुकर, हिमांशु, सूरज, निर्मल, अभिषेक। सही चल रहा बेटा एकदम माहौल। विजय कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। आशुतोष कह रहे हैं हाय। प्रजापति कह रहे हैं बढ़िया है। विनय, तो बेटा हमने जो पिछली 2-3 क्लासेज ली हैं इसमें उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं घर से ही क्लास ले रहा हूँ। ये आज इधर स्टूडियो नहीं आया हूँ। बढ़िया हाल चाल है भाई एकदम। गजाला कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। जिस बैच की वैलिडिटी कब है? शायद 6 महीने की है वैलिडिटी, आई होप। अगर मुझे पता नहीं है, एक बार आप देख लेना उसमें कहीं आता होगा, या फिर आप कॉल सेंटर पता कर लेना। अमित, आशुतोष कह रहे हैं आज फर्स्ट क्लास है। देखो जिसकी बेटा फर्स्ट क्लास है ना आज, तो मैं ये मान के पढ़ाऊंगा कि आपने पीछे की जो काइनामेटिक्स की 3-4 क्लासेज हैं वो देख रखी हैं, है ना। नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सूरज कह रहे हैं राम राम। तो कोई डाउट हो किसी तरीके का, हमने आपसे कहा था कि जो भी डाउट वाउट होगा मुझसे बीच बीच में 2-3 क्लास के बाद में डिस्कस करते रहेंगे। तो अरुण, सूरज, चले आगे बेटा। आज का रंगारंग कार्यक्रम करें शुरू। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहले पिछली क्लास से जुड़ा हुआ। आसान ही क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। थोड़ा इस आइडिया होगा मैं कि कितने बच्चे पढ़ कर आए हैं, फिर धीरे धीरे हम लेवल उठाएंगे इसमें। तो पहले एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 23। अंचल कह रही सर आप सरल सरल फिजिक्स पढ़ा देते हैं, सेम क्वेश्चन जिसके बैच में पढ़ाते यही सेम क्वेश्चन सरल साइंस आ रहे हो। धीरे धीरे बढ़ाएंगे। सरल सरल क्वेश्चन कर रहा है बच्चा ये। बेटा अभी इसमें थ्योरी चल रही है, जब न्यूमेरिकल कंटेंट आएगा ना तो जीएस स्पेशल में साइंस में न्यूमेरिकल कंटेंट में डिफरेंस होता है। थ्योरी तो देखो फिजिक्स की क्या ही बदलेगी, आप किसी भी लेवल पे पढ़ो। अब मैं बेसिक तो पढ़ाना ही पड़ेगा। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अभी 2-3 क्लासेज में और लगेंगे आपको डिफरेंस समझने में। अभी क्योंकि बेसिक चीजें चल रही है तो उसमें खास इतना फर्क पता नहीं चलेगा। प्रजापति SH बिट्टू, ये क्वेश्चन करो। इसने लिखा है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 10 आवर्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स एवरेज स्पीड टू मैक्सिमम स्पीड। कह रहा है कि एक ट्रेन की अधिकतम गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे लगते हैं। इसकी औसत चाल और अधिकतम चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये जो है बेटा यहाँ पे कहाँ से आएगा ये वाला ब्लैक। इसकी औसत चाल और अधिकतम चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा सबसे पहले आप देखेंगे जैसे मैक्सिमम स्पीड दे रखी है ट्रेन की। ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 10 आवर्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड और मैक्सिमम स्पीड। तो बेटा कह रहा है कि एवरेज स्पीड और मैक्सिमम स्पीड का आपको रेशियो बताना है। अच्छा मैक्सिमम स्पीड तो साफ साफ दे रखी है उसने कि 90 किलोमीटर पर आवर है। अब पूछ रहा है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बेटा मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास में, क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस है बेटा यहाँ पे कितनी दूरी तय कर रहा है बेटा, वो 500 किलोमीटर की। और टोटल टाइम कितना लग रहा है? 10 घंटे का।
तो अगर हम सोल्व करेंगे तो 0 से कट गया 0, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी बेटा इसकी 50 किलोमीटर पर आवर। बेटा देखो एवरेज स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर है, और मैक्सिमम है 90 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा यहाँ पे एक चीज अच्छी हमारे साथ क्या हुई कि एवरेज भी किलोमीटर पर घंटे में दे रखी है और मैक्सिमम भी किलोमीटर पर घंटे में दे रखी है। अगर ऐसा होता कि एक स्पीड देता वो मीटर पर सेकंड में और एक देता किलोमीटर पर घंटे में, तो दोनों को हमें सेम में चेंज करना पड़ता है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम किलोमीटर पर घंटे को किलोमीटर पर घंटे से तो कट गया, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 0 से कट गया 0, तो रेशियो आया हमारा 5:9। तो उसका बी करेक्ट आंसर बनेगा। तो बी आंसर सही है। तो ये आसान क्वेश्चन था, वैसे केवल आपको बताने के लिए कि जब हमने पिछली क्लास में फॉर्मूला पढ़ा कि एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय, उससे आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो मेनली जो क्वेश्चन आता है, एक देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो देखना, एक ये करो। मणिभूषण, बीबी नायडू, प्रजापति, गजाला, सूरज। एक बेटा तुम क्वेश्चन का नंबर नहीं लिखते हो, आप लोग क्वेश्चन का नंबर भी लिखा करो, खाली एबीसी मत लिखा करो। आर तुम भी बेटा पहले लिखो क्वेश्चन का नंबर, जैसे यहाँ पे 1 लिखो, फिर उसके आगे एबीसीडी। अंचल करो बेटा, लेवल बढ़ाएंगे, टेंशन मत लो तुम। हमने कहा कि 2-3 क्लास का और सब्र रखो, फिर तुम खुद कहोगे सर इतना तो आता नहीं है ना। अब एकदम हम सब बच्चे तो जीएस स्पेशल पढ़ के नहीं आए ना कि सबको हम एकदम से सीधे न्यूमेरिकल कराने शुरू कर दें। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार बैच लिया है, तो सबको ध्यान में रख के पढ़ाना पड़ेगा हमें। रंजे गुड मॉर्निंग भाई, टाइम से आया करो क्लास में। 11 बजे क्लास का मतलब है 11 बजे। कल की क्लास नहीं लगाई, कल संडे था, कल थोड़े ना होगा क्लास। बिट्टू का एक आंसर आया हमारे पास जो कि गलत हो गया है। अंचल करो बेटा क्वेश्चन को, बहुत लेवल चाहिए तुम्हें, पहले क्वेश्चन तो करो। ये कह रहा बेटा कि एक कार आधी दूरी 20 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से और शेष दूरी 30 मीटर पर सेकंड की चाल से तय करती है, इसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। एक कार जो है बेटा, हाफ जो दूरी है, हाफ डिस्टेंस, वो 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, और कह रहा है जो बाकी दूरी है वो 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। आपको इसकी एवरेज बताना क्या होगा। बीबी नायडू, रंजे दोनों का ठीक है एकदम। जो बच्चा बेटा डी बता रहा है ना और ए बता रहा है, इन्हें अपने कान पे 2-2 थप्पड़ मारने चाहिए बहुत जोर से, इतना जोर से कि आवाज पड़ोसी के घर तक भी पहुंचे। ठीक है बेटा, एक चीज बताओ, आपने आधी दूरी लगातार 20 की स्पीड से भाग रहे हैं, फिर आधी भाग रहे हैं 30 की स्पीड से, आप लगातार 20 और 30 20 और 30 से भाग रहे हैं, तो आपका एवरेज 5 कैसे आ जाएगा भैया। एवरेज जो होगा, आप भाग रहे हैं 20 और 30 से, एवरेज बेटा हमेशा छोटे नंबर से आता बड़ा और बड़े नंबर से आता छोटा, तो एवरेज कहीं इन दोनों के बीच में आएगा। ये भाई साहब एवरेज बता रहे हैं इसका 5 और 0। भाई एक चीज बताओ, तुम डेली 5 रोटी खा रहे हो, किस दिन 6 खा रहे हो, किस दिन 5 रोटी, किस दिन 6 रोटी, तो आपका एवरेज 1 रोटी कैसा आ जाएगा। आप खाई 5-6 रहे हो, और आपका एवरेज 25 रोटी कैसा आ जाएगा। एवरेज हमेशा छोटे नंबर से बड़ा होता है, बड़े नंबर से छोटा होता है। तो इसने कहा हमारे से कि एक कार जो है आधी डिस्टेंस 20 मीटर पर सेकंड से तय कर रही है और आधी जो 30 से कर रही है, तो उसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो आप कहेंगे सर एवरेज स्पीड आपने बताई थी हमें होती है कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहां दूरी समय तो कुछ ऐसा दे नहीं रखा, उसने सीधे ही स्पीड दे रखी है। ठीक है, तो आधी जो दूरी है बेटा, क्लास से भगा दूंगा अभी अगर अगला कमेंट आ गया तुम्हारा। फालतू नाटकबाजी मत करो, क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुम एक का आंसर नहीं दे रहे हो, नंबर दे दो, ये कर दो, लेवल बढ़ा दो, घटा दो, फालतू नाटकबाजी कम से कम करो क्लास में। जो पूछा जाए उसका आंसर दो, ठीक है। होशियार बिल्कुल नहीं बनना क्लास में, नेता तो बिल्कुल नहीं बनना। तो आधी जो दूरी है, यानी मान लो टोटल डिस्टेंस है डी। एक क्वेश्चन बताएंगे, नहीं पूछ लूंगा ना भी, एक क्वेश्चन जरा सा ऐसा हल्का सा चेंज करके, शाम तक नहीं होगा। अब देखो आधी जो दूरी है वो 20 मीटर पर सेकंड से चली, और अगली आधी दूरी चली उसने किससे, 30 मीटर पर सेकंड से। तो कह रहा है कि एवरेज बताओ। तो बेटा यहां पे उसने क्या किया, आपको उसने कर क्या रखा है कि आपको स्पीड ही दे दी कि
आधी 20 से और अगली आधी 30 से, तो एवरेज क्या होगा? तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, आपको याद रखना एवरेज छोटे नंबर से बड़ा आएगा, बड़े से छोटा, यानी मेरा आंसर 20 से बड़ा होना चाहिए, 30 से छोटा होना चाहिए, तो यानी कि मेरा आंसर है तो 25 है, 24 है। अब बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, यहाँ पे एवरेज बता दिया 25, उनका भी गलत है बेटा, इसका आंसर है सी। देखो अगर आपको कभी पेपर में उसने स्पीड दे रखी हो, स्पीड कि भाई आधी दूरी चली इतनी स्पीड से, आधी इतने से, अब यहाँ देखो आपको उसने डिस्टेंस सेम दे रखी है, जब भी बेटा आपको डिस्टेंस भाई सेम ही तो है, डिस्टेंस आधी दूरी 20 से और अगली आधी दूरी 30 से, तो मान लो शुरू के 100 किलोमीटर आप चले 20 से, अगले 100 किलोमीटर चले 30 से, तो जब बेटा आपको उसने डिस्टेंस पेपर में दे रखी हो ना, डिस्टेंस अगर सेम दे रखी हो, जब डिस्टेंस सेम दे रखी होगी तो एवरेज स्पीड हम पता कैसे निकालेंगे? आप ये देखो आपको कितनी स्पीड दी है, 2 स्पीड 20 और 30, अगर डिस्टेंस सेम है तो जितनी स्पीड दी है उससे लिखो ऊपर और नीचे लिखेंगे 1/v1 प्लस 1/v2। v1 है पहली स्पीड, v2 है दूसरी, तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है ये। तो आप यहां से एवरेज स्पीड निकालेंगे तो इसे सोल्व करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर आपको डिस्टेंस सेम दे रखी हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब यहां सोल्व कर लो इसे, तो v1 की वैल्यू कितनी है 20, v2 की कितनी है 30, v1 प्लस v2 20 और 30 कितना हो जाएगा 50, जीरो से क्या जीरो, 5 छंग 30, 6 दूनी 12 दूनी 24, एवरेज स्पीड बेटा 24 आ गई। ये क्वेश्चन आता है पेपर में इसलिए कि ताकि आप 25 पर टिक लगाओ, एक फिक्स सा क्वेश्चन है, कई पेपर में रिपीट हो चुका है। कई बार आता है कि 20 और 30 की स्पीड, और या फिर पेपर में पूछता है 40 और 60 की स्पीड, तो 40 और 60 में बच्चे टिक लगा के आ जाते हैं 50 पे। तो याद रखना अगर बेटा डिस्टेंस सेम दे रखी हो, जब दूरी सेम दे रखी हो, तो अपने एवरेज स्पीड कैसे निकालनी है, जितनी स्पीड दे रखी है, कितनी स्पीड 20 और 30, 2 स्पीड दे रखी है तो ऊपर लिखो 2, नीचे 1/v1 प्लस 1/v2। अगर वो 3 स्पीड देता तो ऊपर लिखते 3, नीचे आता 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। फिर ऐसे सोल्व कर लेते हैं हम जैसे। अब यहां पे देखो सबसे बड़ी समस्या बच्चों के साथ पता क्या आती है, वो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग चेंज करेगा। डिस्टेंस सेम है या पकड़ोगे कैसे, जैसे आपसे पेपर में कह देगा वो कि भाई एक व्यक्ति जो है अपने घर से, एक बच्चा जो है अपने घर से अपने स्कूल जाता है 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, और ठीक उसी रास्ते से वापस आता है 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। इस बच्चे की एवरेज स्पीड बताओ क्या होगी? तो बेटा जो बच्चा है ये कितनी रफ्तार से गया है, घर से स्कूल गया 40 किलोमीटर पर घंटे से और वापस आया 60 किलोमीटर पर घंटे से, इसकी एवरेज स्पीड बताओ। तुम एक चीज बताओ भाई, जितनी दूरी आपकी घर से स्कूल की है, अगर आप उसी रास्ते से वापस आओगे तो स्कूल से घर भी तो उतनी दूर पड़ेगा, यानी डिस्टेंस तो सेम दे दी उसने। भाई अगर घर से आपका स्कूल 6 किलोमीटर है, उसी रास्ते से वापस आओगे तो स्कूल से घर भी 6 किलोमीटर ही पड़ेगा, तो सेम रास्ते से आ रहे हैं तो डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस आपको सेम दे दी जाए तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, जितनी स्पीड दे रखी है उतना लिखेंगे ऊपर, नीचे 1/v1 प्लस 1/v2। तो सोल्व करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो पहली स्पीड बेटा कितनी है 40, दूसरी कितनी है स्पीड हमारे पास में 60, नीचे 40 60 का सम आएगा 100, जीरो से गैस गिर, जीरो 24 दूनी 48 आ जाएगा, तो 48 किलोमीटर पर घंटा, तो हमारा आंसर आएगा 48। और जो बच्चा मीटर पर सेकंड लिख रहा है उसका गलत है, क्योंकि हमने स्पीड अगर आपको किलोमीटर पर घंटे में दे रखे हैं तो एवरेज भी किलोमीटर पर घंटे में ही आएगा। और बताने के बावजूद बच्चा लिख रहा है 50 राज, इसका गलत है। मणिभूषण लिख रहे हैं किलोमीटर पर सेकंड, भैया किलोमीटर पर घंटा है तो बेटा एवरेज भी किलोमीटर पर घंटे में ही आएगा। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसी बदतमीजी बिल्कुल नहीं करनी है कि आपको जाते समय आपकी स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर घंटे में, आते भी किलोमीटर पर घंटे में दे रखी है और एवरेज आप मीटर पर सेकंड में निकाल रहे हो रंजे, या किलोमीटर पर सेकंड में निकाल रहे हो। तो छोटी छोटी ऐसी गलतियां नहीं करनी। अब एक और देखना, ये बेटा मेरे पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, मान लो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, ठीक। अब बेटा इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसके एक कोने से चलना शुरू किया मैंने, और मैं यहाँ पे चल रहा हूं ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और जैसे मैंने बेटा ये वाला कॉर्नर क्रॉस किया, अब मेरी स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकंड, और इसे क्रॉस किया तो हो गई 60। तो आपको बताना है कि मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे समबाहु त्रिभुज पे चल रहा हूं,
तो जब मैं समबाहु त्रिभुज पे चल रहा हूं तो यहाँ पे चला बेटा 20 मीटर पर सेकंड से, यहाँ चला 30 मीटर पर सेकंड से, चला 60 मीटर पर सेकंड में। तो मेरी एवरेज स्पीड आपको बतानी है कि एक कंप्लीट चक्कर में मेरी एवरेज स्पीड क्या है, तो आपको बताना है एवरेज स्पीड, औसत चाल। ये बेटा हमारे पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये स्पेलिंग सही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। बेटा समबाहु त्रिभुज जो है, इसकी जो मैंने पहली जो भुजा पार की वो 20 मीटर पर सेकंड से की, अगली इसकी जो भुजा है वो मैंने क्या की, वो की मैंने 30 मीटर पर सेकंड, और उस अगले की 60। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, राज कह रहे मीटर पर सेकंड में क्या होगा, पिछली क्लास देख कर आओ पता चल जाएगा क्या होगा, है ना। लाइव क्लास में बेटा ऐसे बताया करो, बिना पीछे की क्लास देखे। एक नायन का मेरे पास एक आंसर आया है। हम्म अनिल प्रजापति, प्रजापति और अनल, ये दोनों भी तुरंत जहां पे वहीं के वहीं मुर्गा बन जाएंगे दोनों। कम से कम 10 मिनट तक मुर्गा बनना चाहिए ना, उठना तो चाहिए ही नहीं जब तक ना कहा जाए इन्हें। भाई साहब आप यहाँ पे चल रहे हैं, इस ये वाली आपने जो साइड है ट्रायंगल के जो भुजा है, ये 20 की स्पीड से पार की, ये वाली 30 से पार की, और ये वाली की 60 से। और भाई साहब का एवरेज आ रहा है एक का 600, एक का 98 99। भाई आपको मैंने बताया था एवरेज हमेशा छोटे नंबर से आएगा बड़ा, नहीं आपका आंसर 20 से तो बड़ा आना चाहिए, और सबसे बड़े से आना चाहिए छोटा, यानी कि आपका आंसर 20 से बड़ा और 60 से आना चाहिए छोटा। यानी आप लोगों का मैथ भी कमजोर है। रुकेश भी 98.18 बता रहे हैं। भाई साहब मैं 98 के आसपास तो कभी भागा ही नहीं हूं, मैं लगातार भागी केवल 20 30 और 60 की स्पीड से रहा हूं, और मेरा एवरेज 100 कैसे आ जाएगा। आप मान लो कि आपको एक महीने में दे रहा हूं 10,000 रुपए, अगले महीने आपकी सैलरी हमने की 20,000, फिर अगले महीने दी 10,000, फिर उस अगले महीने दी 20,000, आपको ऐसे पूरे साल सैलरी मिली, तो क्या आपका एवरेज सैलरी 1 लाख रुपए निकल के आ जाएगी। आपको मिली 10 और 20 हजार रुपए रहे, 1 लाख कहां से आ जाएगी। ये आपका एवरेज 200 रुपए आ जाएगा कि साल की एवरेज सैलरी आपकी 200 रुपए, 10 20 हजार मिल रही है आपको। थोड़ा सा बुद्धि लगाया करो, दिमाग का प्रयोग किया करो जो भगवान ने दिया है। अब देखो, अब ये देखो बेटा, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज, तो यहां से उसने एक्चुअल में हमें ये बताना चाह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की तो साइड बराबर होती है। अगर ये साइड इसकी ए है तो ये वाली साइड भी कितनी होगी, इसकी ए होगी, और ये वाली साइड भी कितनी होगी, इसकी ए होगी। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों साइड तो बराबर ही है, यानी उतनी ही दूरी आपने की 20 की स्पीड से पास, फिर उतनी दूरी आप 30 की स्पीड चल रहे हैं, फिर उतनी दूरी चल रहे हैं आप 60 की स्पीड से। तो यहाँ पे डिस्टेंस आपकी सेम है। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि हर भुजा बराबर होगी। तो जब बेटा आप एवरेज स्पीड निकालेंगे तो यहाँ पे कितनी स्पीड दे रखी है आपको, 3, तो ऊपर लिख लो 3, नीचे क्या आएगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। तो v1 क्या है, पहली स्पीड, v2 दूसरी स्पीड, v3 तीसरी स्पीड। इन आप सोल्व कर लो। ठीक, या तो आप इसे v1 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 इतना हिस्सा अलग से सोल्व करके उसे 3 के नीचे नीचे लिख लेना, है ना, आपका जैसा मन करे। तो मैं चलो यही करता हूं, मैं पहले अलग से 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 को सोल्व कर रहा हूं। तो v1 की वैल्यू है 20, v2 की है 30 और इसकी है v3 की है 60। तो एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा, 20 40 20 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। तो कितना गया, 3 2 5 और 1 6, तो 6/60 सोल्व करेंगे तो बेटा 1/10 आ जाएगा। यानी जब मैंने इतने हिस्से को सोल्व किया तो कितना है मेरे पास में, 1/10 आया, 1/10। तो नीचे लिखा 3, और इतने हिस्से को जब मैंने सोल्व किया अलग से तो उसकी वैल्यू कितनी आई, 1/10, 10 पहुंच जाएगा ऊपर। तो एवरेज स्पीड मेरी 30 आ गई।
अब ये मत सोचना कि अगर 3 स्पीड दे रखी हो तो एवरेज बीच वाला नंबर आता है, वो बाई डिफॉल्ट आ गया, तुक्के से आ गया यहाँ पे। तो हमारा आंसर बेटा 20 से बड़ा होगा, 60 से छोटा होगा। ये रंजी राज 1 2 का ठीक आया बाद में। ये प्रजापति 36.67 लिख रहा है, गलत है इसका। भाई अब तीनों स्पीड को जोड़ के 3 से भाग नहीं करना है। अगर डिस्टेंस सेम दे रखी हो तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? अगर 2 स्पीड सेम दे रखी हैं तो बेटा ऊपर 2 लिखते हैं हम। अगर डिस्टेंस सेम है, अगर 2 स्पीड हो तो ऊपर 2 लिखेंगे, नीचे 1/v1 + 1v2। यहाँ पे बेटा हमारे पास 3 डिस्टेंस सेम है, तो 3 स्पीड थी तो ऊपर 3, नीचे 1/v1 + 1/v2 + 1/v3। तो ये फॉर्मूला मैंने अपने मन से नहीं बनाया, अगर आप इसका लॉजिक चेक करो। यहां देखो, अगर मैं आपसे कह दूं बेटा ये d डिस्टेंस जो है, शुरू की d दूरी मैंने v1 मीटर पर सेकंड से पास की, और अगली d दूरी मैंने तय की v2 मीटर पर सेकंड से पास, एवरेज स्पीड बताओ। तो देखो ये जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं ना, कि अगर डिस्टेंस सेम है, वो फॉर्मूला देखो आ कहां से रहा है। अगर आप बिल्कुल बेसिक पे जाओ तो एवरेज स्पीड क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, कुल डिस्टेंस कितनी है? आप कहोगे सर ये डी दूरी है, डी है, टोटल डिस्टेंस हो गई d + d 2d। अब टाइम निकालना है। अब देखो बेटा ये d दूरी आपने v1 स्पीड से पास की, ये मिल जाएंगी पीडीएफ अभी आजकल में, टेंशन मत लो। अब देखो ये जो d दूरी है ये हमने v1 स्पीड से पास की, तो टाइम कैसे निकालते हैं? भाई स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कैसे निकाल सकते हैं? टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो यहाँ पे हमने d दूरी तय की कितनी स्पीड से? v1। तो पहले टाइम कितना आएगा? d/v1। और यहाँ बेटा d डिस्टेंस तय की v2 स्पीड से, d/v2। ऊपर कितना आ गया? d और d 2d। नीचे d अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पे आएगा 1/v1 + 1/v2। तो d से d कट गया, तो एवरेज स्पीड आपकी कितनी आ गई? 2/1/v1 + 1/v2। और ये बात मैंने आपको पहले डायरेक्ट बताई थी कि अगर डिस्टेंस सेम हो, तो अगर 2 डिस्टेंस सेम है तो बेटा ऊपर लिखेंगे 2, नीचे 1/v1 + 1/v2। अगर 3 डिस्टेंस सेम होंगी तो ऊपर लिखेंगे 3, नीचे 1/v1 + 1/v2 + 1/v3। तो जब डिस्टेंस सेम होती है तो आप एवरेज स्पीड दोनों स्पीड को जोड़कर सीधे 2 से भाग नहीं करेंगे, क्योंकि देखो इस में मैंने बेसिक से चला कि d दूरी v1 स्पीड से तय की, अगली d दूरी v2 स्पीड से तय की, तो डिस्टेंस अगर सेम है तो एवरेज स्पीड ऐसे आएगी। अच्छा, अगर 3 डिस्टेंस सेम हो तो ऐसे आएगी। अगर इसका भी अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो 3 डिस्टेंस सेम, ऊपर लिखा 3, नीचे 1/v1 + 1/v2 + 1/v3। तो सब चाहो तो सोल्व करके ऐसे भी लिख सकते हो, 3v1 v2 v3, नीचे लिखेंगे v1 v2 + v2 v3 + v3 v1। ऐसे भी कर सकते हो, या इतने हिस्से को अलग से सोल्व करके उसे 3 के नीचे लिख के भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करना ध्यान से। ये बेटा हमारे पास में एक स्क्वायर है ABCD। अब एक व्यक्ति ने क्या किया, इस वर्ग इस स्क्वायर के एक कोने से चलना शुरू किया, एक कोने से। ठीक, अब बेटा इस कोने से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, और हर कोना पास करते ही इसकी स्पीड 10 बढ़ जाती है, यानी कि 10 की स्पीड चल रहा है। और जैसे एक तो ना कोई बच्चा अगर अगला क्लास में लिखा उसने आगे चलें, स्पीड कम कर दो, ज्यादा कर दो, भगाऊंगा क्लास से उसे मैं, जैसे बताया रहा सुनो उसे, आगे चलो। अब यहाँ पे ए से चल रहे बेटा हम, ये 10 मीटर पर सेकंड से, जैसे कोना हम पास कर रहे हैं तो हर कोना पास करते ही स्पीड 10 बढ़ जाती है इस व्यक्ति की। तो बताओ कि एक कंप्लीट टर्न में, एक कंप्लीट चक्कर में इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड इन 1 कंप्लीट टर्न, एक पूर्ण चक्कर में, एक पूर्ण चक्कर में आपको बेटा इसकी औसत चाल बतानी है। तो ये व्यक्ति 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, हर कॉर्नर पे, हर सिरे को पास करते ही इसकी स्पीड 10 बढ़ जा रही है।
तो आपको बताना है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। अनिल का ठीक लग रहा है मुझे, मणिभूषण का भी, रंजय का भी, जय का भी, पी नायडू का गलत है, बाकी सबका ठीक है अभी तक। बेटा देखो, यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड चलना शुरू किया, जैसे ही ये कोना पार किया तो कहा कि 10 स्पीड, हर कोना पास करते ही स्पीड 10 बढ़ जाएगी, तो यहाँ कितनी होगी 20। ये वाला कोना पार करते ही स्पीड कितनी हो जाएगी 30, और ये वाला कोना पास करते ही स्पीड हो जाएगी 40। तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है। अब बेटा स्क्वायर पे चल रहे हैं, आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है इसकी सारी साइड बराबर होती हैं। ये साइड ए है तो ये वाली भी ए होगी, ये वाली भी ए होगी, और ये वाली भी ए होगी, है ना। तो सारी साइड कैसे होंगी इसकी, बराबर, सारी साइड बराबर। तो हर पहले साइड पास की 10 की स्पीड से अगली 20, फिर 30 और फिर 40, डिस्टेंस सेम है। देखो मोहम्मद, बिट्टू सब बच्चे सही कर रहे हैं, सूरज सबका सही आ रहा है। तो बेटा एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे, कितनी डिस्टेंस सेम है, 1 2 3 4, ऊपर लिखो 4, नीचे लिखो 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस 1/v4, टोटल 4 स्पीड बन रही है। तो इतने हिस्से को आप चाहो तो अलग से सोल्व कर सकते हैं, जैसा भी आपका मन करे। तो आ गया हमारे पास 4, v1 की वैल्यू है 10, v2 की है 20, v3 की है 30, v4 की है 40, तो ऊपर 4, छोटा हमारे पास एलसीएम हो जाएगा 10 20 30 40 का 120। तो 10 से भाग करेंगे तो 12, 2 6 12, 30 चौक 120, 3 हो जाएगा हमारे पास 4, 120 पहुंच जाएगा ऊपर। नीचे है ये 12 18 4 22, 22 और 3 25, 5 पंजे 25, 5 2 10, 5 चौक 20, 96/5 यानी 19.2 मीटर पर सेकंड जिन बच्चों का है उन सबका ठीक है, बाकी गलत है। 19 पॉइंट तो आएगा। अब 19.2 मीटर पर सेकंड हमारे पास आया आंसर। तो एवरेज स्पीड जो है, एक कंप्लीट टर्न के बाद, बेटा तूने एक क्वेश्चन का तो आंसर दिया नहीं है। 1 मिनट रुको, पहले यार एक बच्चे को ना मुझे भगाने दो क्लास से ना, ये मानेगा नहीं, ये पूरी क्लास को करेगा डिस्टर्ब। करता हूँ मैं ब्लॉक, पहले इनकी सुनते हैं क्लास में। चलो, 19.2 मीटर पर सेकंड जिसका आंसर आ रहा है उसका ठीक है, बाकी सबका गलत है। कुछ बच्चे इतने होशियार बनते हैं, क्वेश्चन एक पूछ लो नहीं बताएंगे, और नेतागिरी कितनी करा लो, आगे से आगे ज्ञान देते रहेंगे। मैंने इसलिए किया, मैंने, अरे भाई तुमने जैसे ले रखा तो इसमें बाकी बच्चों क्या गलती है, आपने पढ़ रखा पहले, ये बाकी को नहीं बताएं, सीधे कहने की ये तो आपने पहले ही पढ़ रखा है, यहां से शुरू करेंगे। ऐसे मूर्खपूर्ण बात करते हैं कई बार बच्चे क्लास में। चलो, अब एक अगला क्वेश्चन बताना मुझे, थोड़ा ध्यान समझना इसे, कहीं बस एकदम फ्लो फ्लो में गलत कर दो। ये ए है, ये बी, और ये सी। तो बेटा एक यात्रा में शुरू के 6 घंटे मैं चल रहा हूं 30 मीटर पर सेकंड से, और अगले 6 घंटे मैं चल रहा हूं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो मेरी एवरेज स्पीड क्या होगी, शुरू के 6 घंटे 30 की स्पीड से और अगले 6 घंटे 20 की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड क्या होगी।
मोहम्मद मनी भूषण। देखो बेटा, इस बार जो मैंने आपको दिया ना, इस बार आपको टाइम सेम दिया गया है, टाइम सेम। तो शुरू के 6 घंटे आप चल रहे 30 की स्पीड से, और अगले 6 घंटे जा रहे हैं 20 की स्पीड से। तो इस बार तो टाइम सेम है, टाइम। तो अगर टाइम सेम हो ना बेटा, फिर एवरेज स्पीड बड़ा सिंपली क्या करो, जितनी भी स्पीड दे रखी है, दो स्पीड जोड़ दे रखी है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। 3 स्पीड दे रखी होती तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर देते। तो अगर कभी ऐसा हो कि टाइम सेम दे रखा हो, जो बेटा टाइम सेम होगा ना, तो फिर जब जो नॉर्मल एवरेज होता है उसके हिसाब से आप एवरेज स्पीड निकाल देंगे। तो यहाँ पर टाइम सेम है, तो क्या करेंगे, पहली स्पीड कितनी है 30, दूसरी है 20, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। 3 स्पीड होती, तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर देते। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा 25, इसका 24 नहीं आएगा, है ना। तो बेटा टाइम सेम है। आप चाहो तो इसे बिल्कुल बेसिक से भी कर सकते हैं। ये देखो फॉर्मूला आया कैसे, आपको सोचो, शुरू के टी टाइम आप चले v1 स्पीड से, अगले टी टाइम चले आप v2 स्पीड से। तो एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो बेटा कुल समय तो आपको दिख रहा है 2t, तो कुल दूरी कैसे निकालेंगे बेटा, दूरी कैसे, डिस्टेंस आती है स्पीड इंटू टाइम। तो ये v1 इंटू टी, पहली डिस्टेंस तो ये होगी, दूरी होती है स्पीड इंटू टाइम, तो v2 इंटू टी हो गया ये। तो t ऊपर से कॉमन लेके नीचे वाले से कट जाएगा, तो v1 प्लस v2/2 आ गया। यानी बस आप इतना ध्यान रखेंगे, अगर पेपर में आपको टाइम सेम दिया है कि उतनी ही दूरी जो है इतनी स्पीड से, और उतनी ही दूरी, सॉरी उतना ही समय में इतनी स्पीड चले, और उतने ही समय में इतनी स्पीड से, अगर टाइम सेम दे रखा है तो जितनी भी स्पीड है उन सबको जोड़ देंगे। 4 स्पीड होती, 4 को जोड़ के 4 से भाग करते, 3 स्पीड होती, 3 को जोड़ के 3 से भाग करते, 2 स्पीड है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करो। तो सारा गेम जो है वो किस चीज का है कि अगर आपको टाइम सेम दे रखा है, अच्छा यहाँ पर टाइम सेम दे रखा है, इस टाइम को आपको सेकंड में बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम को तो उसके बस हमने टाइम से तो हमें ये फायदा हुआ, बस ये देखा कि टाइम सेम है। तो टाइम सेम अगर दे रखा है तो दोनों स्पीड को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, और दोनों स्पीड मीटर पर सेकंड में है, तो दोनों को जोड़कर, दोनों स्पीड को जोड़कर जब 2 से भाग करेंगे, ये स्पीड भी मीटर पर सेकंड में, ये भी मीटर पर सेकंड में, तो फाइनल आंसर भी मीटर पर सेकंड में ही आएगा। अब मैं मान के चल रहा हूं कि जैसे आपको पेपर में देखो, एवरेज स्पीड का बेटा बिल्कुल बेसिक क्या होता है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है इसका, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और इसी लॉजिक को लगाकर, कुल दूरी बटे कुल समय के लॉजिक को लगाकर ही हमारे पास में कुछ फॉर्मूले आए, जैसे कि अगर हमें पेपर में दिखे कि डिस्टेंस सेम, कि उतनी दूरी इस वाली स्पीड से, उतनी दूरी इस वाली स्पीड से, तो बेटा डिस्टेंस अगर सेम होगी तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आया था, 2/1/v1 प्लस 1/v2। इसे सोल्व करके ये फॉर्मूला बना था, इसे याद रखेंगे। इसी बेसिक फॉर्मूले की हेल्प से हमने क्या देखा कि अगर टाइम सेम हो तो एवरेज स्पीड कैसे आती है, जितनी स्पीड है उन्हें जोड़कर उतने से भाग कर देंगे। तो मुझे एक चीज बताओ कि आप क्या ये वैरायटी को समझ पा रहे हैं क्या, कि जब टाइम सेम होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस सेम होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आगे बात ये। अच्छा, अगर पेपर में कभी ऐसा हो कि ना तो आपको डिस्टेंस सेम दिखे और ना ही टाइम सेम दिखाई दे, तो फिर तो बेसिक हमारे पास में ही कुल दूरी बटे कुल समय से करना ही है हमें। ये जो है ना, ये तरीके ये थोड़ा शॉर्ट करने के लिए होते हैं, कि 5 घंटे चले इतनी स्पीड से, अगले 5 घंटे चले इतनी स्पीड से, अच्छा टाइम सेम है, दोनों स्पीड जोड़ो, 2 से भाग कर दो। शुरू के 50 किलोमीटर चले इतनी स्पीड से, अगले 50 किलोमीटर चले इतनी स्पीड से, अच्छा डिस्टेंस सेम है, तो इस वाले तरीके से कर लो, ठीक। अच्छा दूसरी चीज, अब आगे बढ़ेंगे हम। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, जहां पर आपको ना डिस्टेंस सेम दिखेगी ना टाइम। देखो बेटा, आप ए से बी तक गए, ये ए से बी तक की दूरी है 60 मीटर, बी से सी तक की दूरी है 180 मीटर की, ठीक है। तो ए से बी तक जो जा रहे हैं आप, ये जा रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और बी से सी तक जा रहे हैं बेटा 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी बताओ, देखते कौन धुरंधर बताएगा ये वाला क्वेश्चन। लास्ट वाला करो।
कुछ आंसर मेरे पास में आ रहे हैं। अंचल देखो, इस बच्चे को क्वेश्चन करना है बहुत बड़े बड़े, टफ क्वेश्चन करने हैं। क्या करें इनका बताओ। बहुत सारे बच्चे, सूरज भी देखो, क्या करें भाई तुम्हारा। तुम्हें क्या बताया था भाई। पहले सबसे पहले आप ये समझो, इस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस तो सेम दे नहीं रखी। अगर आपको डिस्टेंस सेम नहीं दे रखी तो आप ये वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। आपको टाइम भी सेम नहीं दे रखा कि दोनों स्पीड को जोड़ के 2 से भाग कर दो, नहीं। तो क्या करो, जब ना डिस्टेंस सेम दे रखी ना टाइम सेम दे रखा, यानी कि शॉर्टकट से तो नहीं होगा। तो बेसिक तो पता ही आप सभी को, बेसिक क्या है, कुल दूरी बटे कुल समय। अच्छा, कुल दूरी कितनी दिख रही है, वो तो दिख रही है साफ साफ कि 60 मीटर और 180 मीटर, टोटल कितना बन गया, 240 मीटर कुल दूरी। अब निकालना है समय। तो बेटा पहले ये 60 मीटर की दूरी 20 की स्पीड से तय की, यहां पे निकाल लो भाई। आपको पता है कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी बताया था पीछे, पर आप ध्यान तो देते नहीं हो। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है 60, स्पीड कितनी है 20, तो यहां पर टाइम आ जाएगा 3 सेकंड का। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 3 संग 18 ने कितना जाएगा 6 सेकंड का। तो ऊपर आया 240 मीटर, नीचे आएगा 6 और 3 9 सेकंड। तो 3 तिया 9, 3 अठे 24 और 0। सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा ये, 3 दूनी 6, 2 3 छंग 18, 26.6 मीटर पर सेकंड के आसपास आपका आ गया। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि जब तुम्हें एक बात मैंने इतनी बार बताई है कि जब भी आप एवरेज स्पीड निकालो, भैया एवरेज स्पीड छोड़ो, जब भी आप 2 नंबर 20 नंबर 50 नंबर 250 नंबर का किसी भी नंबर का आप एवरेज निकालो, तो एवरेज हमेशा कैसे आता है, जो छोटा नंबर होगा एवरेज उससे तो बड़ा आएगा और बड़े नंबर से छोटा आएगा। कौन से स्कूल से ग्रेजुएशन किया तुमने, 100% स्कूल बंद हो गया वो, मतलब ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, स्कूलिंग 5वीं 8वीं 7वीं किसी स्कूल से तो करी होगी, वो स्कूल चल नहीं रहा होगा बिल्कुल भी। एक बात 10वीं बार बता रहा हूं आज की क्लास में कि जब भी 2 नंबर का एवरेज निकालें, एवरेज छोटे नंबर से होता है बड़ा और बड़े नंबर से होता है छोटा। तो एवरेज आपका 20 से तो बड़ा आएगा, 30 से छोटा आएगा। 4.8 ही बता रही है आधी क्लास आंसर, पता नहीं कौन से। अच्छे बताओ, इतने बच्चों ने 4.8 बताया है, तो नहीं सब ने कुछ ना कुछ तो गलती हो रही है कहीं ना कहीं। आपके 4.8 किस लॉजिक के तहत आया है, आपने क्या किया क्लास में जो 4.8 आ रहा है। भाई आप एक चीज देखो, भाई आपने इस क्वेश्चन में देखो, शुरू के 60 मीटर इतनी स्पीड से चल रहे हैं, अगले 180 मीटर चल रहे हैं इतनी स्पीड से, यानी इसका मतलब है कि डिस्टेंस सेम नहीं है। डिस्टेंस तो सेम नहीं है। अगर डिस्टेंस सेम नहीं है, यानी कि हम ये वाला तरीका तो नहीं लगा सकते कि भाई 2 स्पीड दे रखी है, ऊपर 2 लिखो नीचे लिखो 1/v1 प्लस 1/v2, ये डिस्टेंस सेम पे काम करता है। टाइम भी सेम नहीं दे रखा हमें, तो हम ये दोनों स्पीड को जोड़ के 2 से भाग भी नहीं कर सकते। तो यानी हमें बिल्कुल अब बेसिक पे जाना पड़ेगा। बेसिक क्या कहता है हमारा कि कुल दूरी को कुल समय से भाग कर दो। तो कुल दूरी साफ साफ दिख रही है 180 और 60, 240 मीटर। समय कैसे निकालेंगे, ये वाली दूरी है 60 और स्पीड है 20, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 60 को 20 से भाग करा 3 आ गया, यहाँ पे 6 सेकंड आ गया। तो ये स्पीड है, शुरू के 60 मीटर आप इतनी स्पीड से चल रहे हैं, अगले 180 मीटर आप इतनी स्पीड से चल रहे हैं। तो मैंने आपको देखो स्पीड दे रखी है और उसका एवरेज निकालना बताया। देखो यहां पे क्या था, स्पीड देके एवरेज पूछा लेकिन टाइम सेम था। यहां पर बेटा स्पीड देकर 60 और 40 स्पीड देकर एवरेज पूछा, लेकिन यहां पर डिस्टेंस सेम थी। यहां पर भी स्पीड दी आपको, यहां पर भी स्पीड दी, लेकिन ना टाइम सेम है ना डिस्टेंस सेम है। आगे बात समझ में, अगले क्वेश्चन पाएंगे वो। अब मैं ग्राफ से क्वेश्चन पूछूंगा, ये आपको बताना है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, ये बेटा ग्राफ है डिस्टेंस और टाइम के बीच में। ये मैं आपके सामने 4 कार ले रहा हूं, कार ए, कार बी, कार सी और कार डी, ये 4 कार हैं।
ए बी सी डी, कार ए है, ये कार बी, कार सी, कार डी। तो चार अलग अलग कारें हैं, इनका दूरी और समय का ग्राफ आपके सामने मैंने बनाया है। तो आपको बताना कि इन चारों कार में कौन सी कार सबसे तेज, सबसे फास्ट भाग रही है, ये आपको बताना है। इन चारों कारों में से कौन सी कार सबसे फास्ट भाग रही है, आपको बताना है। कुछ आंसर मेरे पास में आने शुरू हुए हैं। सूरज, मधुकर, निर्मल, बहुत बढ़िया। देखो, तो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को समझने के। एक तो जिस बच्चों को ग्राफ बड़ा अच्छा आता है ना, वो सीधे यहाँ पे समझो। जैसे बेटा यहाँ पे हमारा टाइम स्टार्ट हुआ 0, जैसे हम कोई भी काम करना शुरू करें उसे हम टाइम 0 कह देते हैं। जैसे मैंने अभी से कोई भी काम करना शुरू क्यों करूंगा, ये टाइम 0 हो गया। अब 1 सेकंड हो गया मुझे काम करते समय, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए ना। तो मान लो कि मैं इस यहाँ पे देखो, तो बेटा सब कार ने यहाँ से स्टार्ट किया चलना, यहाँ से इस पॉइंट से। तो मैंने यहाँ पे मान लो कि ठीक 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद मैंने चेक किया, बेटा जो कार ए है, अगर आप बड़े ध्यान से देखो, इस यहां से लेकर यहां तक मान लो 1 घंटा हो गया। इस 1 घंटे में जो कार ए है, इस 1 घंटे में जो कार ए है, अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे, इसने कितनी दूरी तय की। भाई दूरी कहां लिखी है, वाई एक्सिस पे। तो कार ए केवल यहाँ इतनी दूरी तय की उसने, मान लो 2 किलोमीटर। ठीक इसी टाइम पे अगर आप कार बी को देखोगे, तो कार बी जो है बेटा यहां तक ज्यादा दूरी तय कर चुकी है। भाई यहां से यहां तक कार ए ने इतनी दूरी तय की और बी ने इतनी कर ली है। और इतने ही समय में जो कार सी है वो यहां तक की दूरी तय कर चुका है, और कार डी जो है बेटा उसने दूरी तय कर ली है यहां तक। यानी कि ठीक 1 घंटे के बाद कार ए आपको 2 किलोमीटर दूर मिल रही है, कार बी 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये मान लो 5 किलोमीटर। तो सबसे फास्ट कौन सी कार हुई, कार डी। क्योंकि सेम समय में देखो, उतने ही टाइम में जो व्यक्ति ज्यादा दूर चला जाएगा, उतने ही समय में जो व्यक्ति ज्यादा दूर चला जाएगा, भाई वही तो फास्ट कहलाएगा। आप खुद समझना इस बात को। 1 सेकंड को, ये घूम सकता है क्या कहीं को, नहीं। तो उतने ही समय में मान लो कि हम सबने 4 बच्चों ने भागना शुरू किया। 1 घंटे के बाद मैं तो 30 किलोमीटर चला गया, एक गया 3 किलोमीटर, एक 5, एक 7। तो सबसे फास्ट तो मैं ही हूं जो ज्यादा दूर चला गया। तो कार डी है जो बेटा इसमें सबसे फास्ट है। तो एक तरीका तो ये है कि ठीक उतने ही समय में, यानी 1 घंटे के बाद इसने कितनी दूरी तय की, इसने कितनी की, इसने कितनी की, इसने कितनी की, ये निकाल लो। ठीक है। अब ये क्या था, ये तो हो गया कि सिंपली आपको ग्राफ देकर पूछ ले। कई बार इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है, वो उसके लिए मैंने आपको बताया, इसे ध्यान समझना। बेटा जो कार ए है, अगर आप देखोगे एक्स एक्सिस के साथ में इतना बड़ा एंगल बना रहा है, कार बी इतना बड़ा एंगल बना रहा है, कार सी इतना बड़ा और कार डी इतना बड़ा। यानी एक्चुअल में ये आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपको डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दे रखा हो, अगर आपको दूरी और समय का ग्राफ दे रखा हो, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, तो इस ग्राफ में आप ये चीज देखो कि इस ग्राफ के अंदर जो लाइन सबसे ज्यादा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि जिस लाइन का स्लोप सबसे ज्यादा है, जिसकी ढाल सबसे ज्यादा है, तो स्लोप सबसे ज्यादा किसका दिखाई दे रहा है आपको, कार डी का। तो कार डी जो है इसका स्लोप ज्यादा है, तो इसकी स्पीड कैसी होगी, ज्यादा। लेकिन जो मैंने आपको ये वाला तरीका बताया ना कि ठीक इसी टाइम पे ये चेक कर लो
ये आप बहुत जगह अप्लाई कर सकते हैं, आगे भी हम इसे चेक करेंगे। तो ये लॉजिक ज्यादा अच्छा है। लेकिन कई बार कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन आ जाता है कि दूरी और समय के ग्राफ का स्लोप आपको क्या बताएगा। तो अगर आपके पास में डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, तो अगर दूरी और समय का ग्राफ हो तो बेटा उस ग्राफ में जो लाइन सबसे बड़ा स्लोप बना रही हो, जिसका एंगल, जिसका एक्स एक्सिस के साथ में ढाल सबसे ज्यादा हो, जिसका स्लोप सबसे बड़ा हो, हम कहेंगे कि उसकी स्पीड कैसी है, सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे एक लॉजिक लिखेंगे इसमें हम, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व, the slope of distance time graph curve gives speed। हिंदी में लिखेंगे दूरी समय ग्राफ के वक्र की ढाल, दूरी समय ग्राफ के वक्र की ढाल चाल देती है। दूरी समय ग्राफ के वक्र की ढाल चाल देती है। तो बेटा जो स्लोप है ना, वो स्लोप आपको क्या देगा, स्लोप से आपको मिलेगी स्पीड, चाल। और स्लोप होता है बेटा टेन थीटा, यानी कि अगर टेन थीटा से क्या मिलेगी आपको, स्पीड। यानी अगर आपके पास डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है तो आप टेन थीटा की वैल्यू निकाल लो तो आपको स्पीड मिल जाएगी। और आपको बेटा एक चीज पता होनी चाहिए कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे टेन की वैल्यू भी बढ़ती है। थीटा 0 तो टेन थीटा 0, थीटा 30 तो टेन थीटा 1/√3, थीटा 45 तो टेन 45 1। यानी थीटा जब 0 था तो टेन 0 था, लेकिन थीटा जब 45 हो तो टेन की वैल्यू 1 हो गई, और जब थीटा 90 हो जाता है तो टेन थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, अनंत। यानी जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे टेन थीटा भी बढ़ता है। तो यानी आप सिंपली बस यही देख लो कि कौन सा ज्यादा थीटा एंगल पे है। तो एक्स एक्सिस से जिसका एंगल ज्यादा बड़ा बन रहा होगा, भाई जिसका थीटा बड़ा होगा, जैसे मान लो कि ये दिख रहा है आपको 20 डिग्री के एंगल पे, 40 पे, 60 पे या 80 पे, तो जो ज्यादा बड़े एंगल पे होगा उसका टेन थीटा भी बड़ा होगा, उसकी स्पीड भी ज्यादा आएगी। तो दूरी समय ग्राफ अगर आपके पास में है तो उस ग्राफ का अगर आपके पास में स्लोप हो तो आप सीधे सीधे उससे क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है किसी ऑब्जेक्ट का, और आपको बताना है कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है। इस ऑब्जेक्ट की स्पीड बताओ कितनी होगी, इस स्पीड आपको बतानी है। तो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है और आपको स्पीड बतानी है। हम्म। जो बच्चे जीरो लिख रहे हैं उनका गलत है बेटा, इनफाइनाइट होगा। देखो आपके पास में डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, तो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है तो आप क्या करो, इसका स्लोप ले लो, तो स्लोप से आपको स्पीड मिलेगी। तो स्लोप क्या देगा आपको, स्पीड।
लेकिन डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ में सही मिलेगी। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ हो तो इसका स्लोप लेंगे तो आपको स्पीड मिल जाएगी। स्लोप क्या होता है बेटा, टेन थीटा। अब देखो, अगर ये बेटा जो आपको जो यहाँ पे लाइन दे रखी है, तो अगर आप इसका एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको एंगल देखना होता है। ठीक है, अब यहां देखो, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो लाइन है, इसका कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। और tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, अनंत। तो यानी कि स्पीड कितनी है, अनंत है, इनफाइनाइट स्पीड है। और यही चीज मैंने आपको पहले एक अलग तरीके से भी बताई थी। मैंने आपसे बोला था कि अगर आप इस ग्राफ को बड़े ध्यान से समझो, तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि आप यहाँ पे 2 पॉइंट ले लो। पहले पॉइंट से एक लाइन एक्स पे, एक वाई पे, एक एक्स पे, एक वाई पे। बेटा देखो, सेम टाइम पर आपके द्वारा 2 अलग अलग दूरी तय की गई। ठीक 10:10 पर आपने 20 किलोमीटर की दूरी भी तय कर ली, यानी अपने घर से स्कूल भी चले गए। ठीक उसी टाइम पर आपके द्वारा एक अलग दूरी और तय की गई। तो ठीक उसी टाइम पर आप अलग अलग दूरी थोड़ी ना तय कर लोगे, अलग अलग जगह थोड़ी ना रहोगे आप। तो ठीक इसी टाइम पर, इतने ही टाइम के बाद आप अपने घर पे भी हो, और ठीक इतने टाइम के बाद अपने स्कूल पर भी हो। तो मैंने कहा था कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही टाइम पर आप अलग अलग जगह तभी हो सकते हैं अगर आप इन्फिनाइट स्पीड से भाग रहे हो। ये बात मैंने आपको बताई थी। इसी चीज को आप यहां पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास में डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, दूरी और समय का ग्राफ है, तो उस ग्राफ से अगर मुझे स्पीड चाहिए, स्पीड, तो डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ से स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप से हमें स्पीड मिलेगी। अब स्लोप कैसे निकालेंगे हम, स्लोप होता है tan थीटा, यानी मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए। तो स्लोप के लिए बेटा हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख लो कितना एंगल बन रहा है। तो अगर आप यहां देखेंगे, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बन रहा है इस लाइन का 90 डिग्री का। भैया 90 डिग्री तो एंगल है, ये ऐसे, ये एंगल टोटल कितना है, 90 डिग्री का। तो tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो tan 90 होता अनंत, यानी कि स्पीड हो जाएगी इनफाइनाइट, अनंत स्पीड हो जाएगी। तो इनफाइनाइट बता रहा है, हालांकि इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली किसी भी चीज की जो स्पीड है वो अनंत नहीं हो सकती। ठीक, तो आपने एक चीज तो ध्यान रखना है, अगर आपके पास में डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ हो, तो आप एक चीज सिंपली क्या करो, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी लाइन बड़ा एंगल बना रही हो, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी लाइन बड़ा एंगल बना रही है, यानी इसका थीटा बड़ा है, उसका स्लोप भी ज्यादा होगा। आपको सोचो, आपको इस वाले पहाड़ पे चढ़ना हो और इस वाले पहाड़ पे, आप कहोगे सर ये पहाड़ डी पे चढ़ना बड़ा मुश्किल है, इसका स्लोप बहुत ज्यादा है, इसकी ढाल बहुत ज्यादा है, यानी आप कहेंगे सर ये तो खड़ी चढ़ाई है। तो यानी कि जिसका स्लोप कम होगा तो बेटा उसकी स्पीड कम होगी, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, है ना। तो एक तरीका तो यह है कि मैंने कहा आपसे कि आप स्लोप देखकर भी बता सकते हैं, या एक तरीका जो है बहुत ही बेसिक लॉजिक, जिसमें आपको स्लोप वगैरह का जानकारी नहीं है। जैसे कि हम कई बार कुछ बच्चों को बोलते हैं कि जो 9th क्लास में जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, तो उन्हें कई बार स्लोप, tan थीटा वगैरह नहीं पता होता, क्योंकि 10th क्लास में आता है ट्रिग्नोमेट्री। तो 9th क्लास वाले बच्चों को फिर मैं ऐसे ही बताता हूँ कि भाई ये आपका यहाँ से अपना टाइम स्टार्ट किया, तो ठीक 1 घंटे के बाद देख लो, इसने कम दूरी तय की, इसने ज्यादा दूरी तय की, इसने और ज्यादा तय की, इसने और ज्यादा तय की, यानी कि जो डी है वो सबसे फास्ट है। लेकिन आपके यहाँ कई बार वो इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है कि दूरी समय अगर ग्राफ हमारे पास है, तो इस ग्राफ का अगर हम स्लोप निकाल लें, तो उस स्लोप से हमें किस चीज की जानकारी मिलेगी, स्पीड की। तो स्पीड की वैल्यू निकाल सकते हैं। खाली अगर आप स्लोप निकाल रहे हैं tan थीटा, तो एग्जैक्ट आप वैल्यू निकाल लेंगे। अगर आप खाली एंगल देखेंगे, तो उससे खाली एंगल से आप ये बता सकते हैं कि कौन फास्ट है कौन स्लो है। इसने छोटा एंगल बनाया है तो इसकी स्पीड कम, इसने बड़ा एंगल बनाया तो इसकी स्पीड ज्यादा। तो केवल कंपेयर करना हो तो खाली एंगल देख लो कि जिसका एंगल 70 है, 90 है, 80 है, वो ज्यादा एंगल है तो उसकी स्पीड ज्यादा, जिसका एंगल छोटा उसकी स्पीड कम। अगर उस स्पीड की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, तो जैसे यहाँ पे निकाला हमने, तो tan थीटा पूरा निकालना पड़ेगा। तो थीटा आपको 90 दे रखा, तो अनंत आया। और मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है किसी भी चीज की, मैक्सिमम स्पीड हो सकती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, प्रकाश की चाल के बराबर। तो लाइट की स्पीड कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो कोई भी वस्तु सबसे तेज भाग सकती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और यहाँ पे स्पीड निकल के आ रही है किसी कार की, किसी ऑब्जेक्ट की अनंत, तो यानी कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं।
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है। आपको बेटा बताना है कि ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है। ये ग्राफ है हमारे पास में स्पीड और टाइम का। स्पीड और टाइम का ग्राफ है, चाल और समय का ग्राफ है। ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है? हम्म, रंजीव, निर्मल, अंचल, अंशु, जय कुछ आंसर हमें दे रहे हैं। देखो ये बेटा अभी मैंने एक्सेलरेशन का जो जिक्र किया है नहीं क्लास में, तो एक्सेलरेशन की फॉर्म में कोई बच्चा नहीं बताएगा। अब यहां देखना, मेरे पास में ये ग्राफ है, तो ये जो बच्चा रेस्ट लिख रहा है उससे बिल्कुल गलत है। मैंने पहली क्लास में कहा था कि भाई जब भी ऐसा ग्राफ बने, इसका मतलब हमेशा रेस्ट नहीं होता। आपको ये देखना पड़ेगा कि वाई और एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है। अगर आप यहाँ पे बेटा 2 पॉइंट लेंगे, 2 पॉइंट, तो पहले पॉइंट से एक लाइन डाल दो सीधे एक्स एक्सिस पे, एक डाल दो वाई पे, एक डालो एक्स पे, एक डालो वाई पे। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस, इसके ऊपर लिखा है टाइम, तो टाइम तो चेंज हो गया, 1 से 2 बज गए। लेकिन वाई पे लिखा है स्पीड, यहां तो एक ही पॉइंट है, यानी 1 बजे आपकी जो स्पीड थी वही स्पीड आपकी 2 बजे भी है, यानी आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। ये ग्राफ आपको बता रहा है कि ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से या यूनिफॉर्म स्पीड से भाग रहा है। नियत चाल का ग्राफ है ये, कांस्टेंट स्पीड से नियत चाल। इसे मैं भी एक न्यूमेरिकल पूछूंगा बना के, वो बताना है। ये कांस्टेंट स्पीड ग्राफ है बेटा ये, या एक समान स्पीड कह दो, यूनिफॉर्म स्पीड। जो बच्चा रेस्ट कर रहा है बेटा, रेस्ट का ग्राफ तब होता अगर मैं यहां पर लिखता पोजीशन और यहां लिखता मैं टाइम। तो आप कहते सर जो पोजीशन 1 बजे है वही पोजीशन 2 बजे भी है, तो ये पोजीशन, दीपक, अगर यहाँ पोजीशन और टाइम लिखा जाता तो ये फिर रेस्ट का ग्राफ होता कि 1 बजे भी आप घर पे थे, 2 बजे भी घर पे, रेस्ट पे है। लेकिन बेटा यहाँ पे स्पीड लिखा है, तो टाइम बदल रहा है, स्पीड नहीं बदल रही। वस्तु लगातार एक ही स्पीड से भाग रही है। ठीक, अब देखो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक ग्राफ मैं आपके सामने बना रहा हूं, इसे ध्यान से बताएंगे। एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये बेटा यहाँ पे लिखा मैंने टाइम, यहाँ लिखा मैंने स्पीड, यहाँ लिखा मैंने 12 मीटर पर सेकेंड, 12। आपको बताना बेटा, ये कार ए है, इस कार ए का मैंने एक स्पीड और टाइम का ग्राफ बनाया, कार ए का, है ना। तो आप सभी को ये बताना है, अगर एक कार ए का स्पीड और टाइम का ग्राफ हो तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। कार ए की एवरेज स्पीड बतानी है आपको, कार ए की एवरेज स्पीड बतानी है, और इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड बतानी है। इंस्टेंटेनियस को खाली मैं INST से लिख रहा हूं, क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड बतानी है। तो एक कार ए है, इसकी एक तो एवरेज स्पीड बताओ क्या होगी, और इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्षणिक चाल बतानी है।
आफ्टर 4 सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट, प्रारंभ करने के 4 सेकंड के बाद इसकी क्षणिक चाल क्या होगी। और इसकी बेटा एक तो एवरेज स्पीड बतानी है, औसत चाल क्या होगी इसकी एवरेज स्पीड, और एक इसकी इंस्टेंटेनियस क्षणिक चाल बतानी है कि शुरू कर जब ये चलना शुरू किया इस कार ने, तो कार के चलने के बाद ठीक 4 सेकंड के बाद इसकी क्षणिक चाल क्या होगी। करो ये, अनिल, मणिभूषण, सब करो। कुछ आंसर हमारे पास हमारे हैं, दीपक, राजीव, वी के नायडू, राकेश। देखो बेटा, अगर आप इसे बड़े ध्यान से देखो, ये जो ग्राफ हमें दिख रहा है स्पीड और टाइम का, तो अगर हम देखेंगे बेटा ये जो स्पीड है तो कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है। अभी हमने देखा था यहाँ पे कि ऐसा जो ग्राफ है कांस्टेंट स्पीड का है, टाइम तो चेंज हो रहा है पर स्पीड नहीं बदल रही। जो स्पीड 1 बजे है वही स्पीड 2 बजे है। तो बेटा ये ग्राफ है हमारे पास कांस्टेंट स्पीड, नियत चाल का। एक कांस्टेंट स्पीड है, नियत चाल है। तो बेटा मुझे एक चीज बताओ, और कांस्टेंट स्पीड कितनी है बेटा यहाँ पे 12 मीटर पर सेकंड की। ये 12 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से कार ए भाग रही है। यानी अभी इसकी जो बेटा स्पीड है वो 12 मीटर पर सेकंड है, कांस्टेंट। लगातार कार 12 मीटर पर सेकंड से भाग रही है, लगातार 12 से, उसका एवरेज भी तो 12 ही आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपको हर महीने सैलरी मिल रही है 40,000 रुपये महीना, आपको इस महीने भी 40,000 मिले, अगले महीने भी 40, उससे अगले भी 40, आपको हर महीने 40,000 रुपये मिल रहे हैं, तो साल भर की आपकी एवरेज सैलरी भी तो 40 ही आएगी। आप डेली 4 रोटी खाते हैं तो महीने के आपका एवरेज भी तो 4 के आएगा, आप डेली 4 ही खा रहे हैं। तो यानी कि इसका मतलब है अगर आप कांस्टेंट स्पीड चल रहे हैं तो आपकी एवरेज स्पीड भी कितनी आएगी 12। अच्छा बेटा, आप जब कांस्टेंट स्पीड से ही चलेंगे तो किसी भी क्षण, किसी भी इंस्टेंट पर जब आपकी स्पीड चेक की जाएगी तो 12 ही आएगी। आप लगातार 12 से भाग रहे हैं, मैंने चलना शुरू किया 12 की स्पीड से, 3 सेकंड के बाद चल देखो, चाहे 5 के बाद देखो, चाहे 4 के बाद देखो, जब मैं लगातार भाग ही रहा हूं 12 मीटर पर सेकंड से, तो मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड भी 12 ही आएगी। हाँ, अगर मैं भाग रहा होता कभी 5 की स्पीड से, कभी 4 से, कभी 18 से, कभी 11 से, कभी 3 से, तो मेरा एवरेज भी कुछ निकल के आता और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग आती। जब मैं 3 की स्पीड से भाग रहा हूं तो इंस्टेंटेनियस 3, जब 18 से भाग रहा हूं तो 18, 11 से भाग रहा हूं तो 11। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक लगातार एक नियत चाल से चले, एक ही स्पीड को पकड़ के चले, तो बेटा उसकी एवरेज स्पीड निकालो, कि किसी भी टाइम पे आप इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालो, वो सेम आती है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि औसत चाल और क्षणिक चाल दोनों बराबर होंगी, आप बोलेंगे औसत चाल और क्षणिक चाल दोनों की वैल्यू सेम आती है अगर वस्तु एक समान चाल से, एक कांस्टेंट स्पीड से, एक नियत चाल से भाग रही हो। तो नियत चाल से भाग रही वस्तु का एवरेज कभी भी निकालेंगे तो वही आएगा, उसकी क्षणिक चाल भी निकालेंगे तो वही आएगी। हाँ, अगर आप अलग अलग स्पीड से भाग रहे हो तो फिर आपका एवरेज कुछ और आएगा और इंस्टेंटेनियस स्पीड कुछ और आएगी। जैसे जब मैंने क्वेश्चन पढ़ाए लिए थे आपको शुरू में, जैसे बेटा अगर आप इस वाले क्वेश्चन में देखें कि आप शुरू के 60 मीटर तक लगातार 20 की स्पीड से भाग रहे थे और अगले 180 मीटर तक भाग रहे थे 30 की स्पीड से, तो कभी आपकी स्पीड कुछ दूरी तक रही 20, फिर रही 30, तो आपको एवरेज निकल के आया 26.6, तो एवरेज अलग आ गया। अगर आपका मैं इंस्टेंटेनियस देखूं तो शुरू के 60 मीटर में जब भी मैं चेक करूंगा तो इंस्टेंटेनियस स्पीड 20 आती, और अगले 180 सेकंड मीटर में चेक करता तो इंस्टेंटेनियस 30 आती। तो यहां तो आप भागिए की स्पीड से रहे, यहाँ पे लिखेंगे हम
in case of uniform motion, in case of uniform motion, the average speed and instantaneous speed both becomes equal। हिंदी लिखेंगे, एक समान गति के केस में, एक समान गति के केस में औसत चाल और क्षणिक चाल दोनों बराबर हो जाती हैं। एक समान गति केस में क्षणिक चाल, एक समान गति केस में क्षणिक चाल, एक समान गति केस में क्षणिक चाल और औसत चाल दोनों बराबर हो जाती है। जितनी क्षणिक चाल होगी वही औसत होगी, एक समान। जब यूनिफॉर्म स्पीड से आप भाग रहे होंगे लगातार एक ही स्पीड से, दोनों बराबर आएंगे। अगला क्वेश्चन और करेंगे, यहाँ पे भी ग्राफ से जुड़ा हुआ है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये स्पीड चाल, ये टाइम, समय। बेटा कार ए का ग्राफ है, कार ए के लिए ग्राफ है। आपको बताना है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इन 10 सेकंड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इन 10 सेकंड। कार ए के द्वारा 10 सेकंड में चली गई दूरी बतानी है। कार ए के द्वारा 10 सेकंड में चली गई दूरी। मणिभूषण, निर्मल, मोहम्मद, सतीश, रंजय, सब करो भैया। कार ए के द्वारा 10 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी? देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपसे केवल ये एक छोटा सा मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं पूछा, इसमें कुछ लॉजिक बताना है। तो बेटा करा कि टोटल डिस्टेंस बताओ, कार ए ने 10 सेकंड में कितनी तय की, है ना। तो डिस्टेंस आपको बेटा पता है, डिस्टेंस हमने पढ़ा था कि एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड इनटू टाइम। अब बेटा यहाँ पे देखो, आपकी जो गाड़ी है वो लगातार 18 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो आप इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालो चाहे एवरेज निकालो, सब तो बराबर ही आएंगी। एवरेज निकालो चाहे इंस्टेंटेनियस निकालो, कितनी आएगी, 18 मीटर पर सेकंड की ही आएगी, है ना। तो अगर आप एक ही स्पीड से भाग रहे हैं तो एवरेज भी 18, इंस्टेंटेनियस निकालेंगे तो भी 18। तो स्पीड कितनी, 18 मीटर पर सेकंड की है, और 10 सेकंड में पूछा मैंने, तो कितना आएगा, 180 मीटर। तो मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा ही नहीं है कि 10 सेकंड, जैसे मान लो यहाँ पे टाइम बेटा आपका है 0 सेकंड, ये मान लो यहाँ पे 10 सेकंड। ये क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा गया कि भाई आपको दिख रहा है कि इस लगातार 18 की स्पीड से भाग रहे हैं और 10 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेंगे। दूरी होती है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड 18 की, टाइम 10 का, तो 180 आ गया ना। देखो क्वेश्चन क्यों पूछा गया। अब मैं एक चीज बताओ, अगर आपके पास में बेटा स्पीड और टाइम का ग्राफ हो, तो स्पीड टाइम के ग्राफ में आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, आप इस लाइन के अंदर का एरिया निकाल लो।
एरिया अंडर द लाइन, जो भी आपको लाइन दिख रही है, तो यहाँ पे बेटा 0 सेकंड, यहाँ पे 10 सेकंड है, तो जो मेरे पास ये लाइन है, अगर मैं इसके अंदर का एरिया निकालूं, यानी स्पीड और टाइम का जब आपके पास ग्राफ हो, तो उस ग्राफ में बेटा जो भी लाइन दिख रही हो, तो वो लाइन कितना एरिया घेर रही है, वो पूरा एरिया निकाल लो। ये एरिया निकालना आपको, ये तो एरिया अंडर द कर्व, तो वक्र के अंदर का क्षेत्रफल निकाल लो आप। बेटा अगर आप एरिया निकालेंगे तो मुझे एक चीज बताओ, ये जो ये लाइन है, इसके अंदर का जो एरिया बन रहा है, ये तो रेक्टेंगल आयत बन रहा है, तो बेटा आयत का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लंबाई क्या है यहाँ पे, 0 से लेकर 10 सेकंड, यानी कि लंबाई तो हमारे पास में होगी 10 सेकंड की, और चौड़ाई क्या है बेटा, 0 से लेकर 18 मीटर पर सेकंड, यानी कि 18 मीटर पर सेकंड की। तो अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो 180 मीटर आया। अरे ये क्या हुआ, 180 मीटर तो 10 सेकंड में चली गई दूरी थी ये। यानी कि अगर मेरे पास में स्पीड और टाइम का ग्राफ हो, अगर आपके पास में कभी चाल और समय का ग्राफ हो, तो स्पीड और टाइम का अगर ग्राफ है, तो उस ग्राफ के अंदर का आप क्षेत्रफल निकाल लो, एरिया निकाल लो। तो जो भी एरिया, जो भी क्षेत्रफल आएगा, वो क्षेत्रफल से जो भी वैल्यू मिलेगी, एक्चुअल में वो चली गई दूरी होगी। तो क्वेश्चन पेपर में पूछता है कि स्पीड और टाइम के ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल हमें क्या देता है, द एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ स्पीड टाइम। तो स्पीड और टाइम के ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल आपको दूरी देगा। जैसे एक हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ हो, तो उसका जो स्लोप है, उसकी जो ढाल है, वो स्पीड देती है। तो डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ के स्लोप से आपको स्पीड मिलेगी, लेकिन स्पीड और टाइम का ग्राफ है तो उसके अंदर का क्षेत्रफल आपको डिस्टेंस दूरी देगा। ऐसा क्वेश्चन अभी सेम यही क्वेश्चन इसमें क्या फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में ही पूछा इस बार उन्होंने, अभी 2-3-4 महीने पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम द एरिया अंडर द कर्व ऑफ, द एरिया अंडर द कर्व ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ gives the area under the curve of speed time graph gives distance। हिंदी में लिखेंगे दूरी समय ग्राफ के, दूरी समय ग्राफ के वक्र यानी कि जो लाइन दे रखी है, दूरी समय ग्राफ के वक्र के अंदर का क्षेत्रफल चली गई दूरी देता है। ये बात समझ में आ रही है। अगर आपके पास में स्पीड और टाइम का ग्राफ है, तो इससे पूछता भाई, ये सीधे 4 ऑप्शन देगा, पूछ ले कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो एक में लिख देगा कि स्पीड और टाइम का जो ग्राफ है, उसके अंदर का जो क्षेत्रफल है, वो लिख देगा कि वेलोसिटी वेग देगा, एक्सेलरेशन त्वरण देगा, चली गई दूरी देगा। तो स्पीड और टाइम का ग्राफ है, तो उसके अंदर का क्षेत्रफल आपको डिस्टेंस कितनी दूरी तय की वो दे देगा। ऐसे आपसे कह देगा कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, दूरी और समय का ग्राफ है, तो उस ग्राफ का स्लोप, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व गिव्स स्पीड। तो आपको याद रखना है कि स्पीड कब मिलेगी, जो दूरी और समय के ग्राफ का आपको ढाल लेनी पड़ेगी, तो आपको मिलेगी स्पीड डिस्टेंस और टाइम से। तो बेटा डिस्टेंस और टाइम आ गया तो क्या बचा, स्पीड, तो आपको स्पीड मिल जाएगी इसके स्लोप से। लेकिन अगर आपके पास स्पीड और टाइम का ग्राफ है तो क्या बचा, दूरी, तो दूरी कब मिलेगी, वो अंदर के क्षेत्रफल से। ठीक है, तो कल हम इससे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो मिल जाएगा सौरभ, सब मिल जाएगा भाई। अभी वो जो लड़का जो पीडीएफ डालता है ना, शायद छुट्टी पे है वो, इसलिए आपकी पीडीएफ डली नहीं है, तो मिल जाएंगी, मैंने बोल दिया उन्हें स्ट्रिक्टली आज। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो बेसिक बेसिक बातें हैं इन्हें सीखेंगे। अभी हमें स्पीड सीखा, कल हम ग्राफ के और क्वेश्चन करेंगे, फिर हम वेलोसिटी करेंगे, और फिर एक्सेलरेशन। जब ये 3 चीजें हो जाएंगी ना, तो फिर हम न्यूमेरिकल जब करेंगे, फिर हम उसमें लेवल उठा सकते हैं। लेकिन हम क्या करें,
पढ़ने से पहले ही हम सीधे ही एक न्यूमेरिकल देना शुरू कर दें तो फिर सही तरीका नहीं है पढ़ने का, है ना। जो बच्चे मान लो पहले किसी बैच में पढ़ चुके हैं तो भाई वो इस उम्मीद के साथ बताओ कि ये कोई होम ट्यूशन नहीं चल रहा कि 1-to-1 पढ़ाई चल रही है कि आप बोलो होम ट्यूशन में सर मुझे यहां तक तो आता है, इसके बाद का बताओ, है ना। तो इसमें सब तरह के बच्चे हैं इसमें, तो हम शुरुआत तो हमें उन्हें भी तो बताना है। मान लो कि पूरी क्लास में 500 बच्चे हैं और 18, 20, 25 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पहले से आता है, तो उन 25 बच्चों के चक्कर में 475 बच्चों को तो हम छोड़ नहीं सकते। तो पहले तो उन्हें आपके लेवल पे लेके आना पड़ेगा, फिर वहां से फिर जब हम एक्सेलरेशन तक पढ़ लेंगे फिर उसके बाद हम लेवल उठा सकते हैं, ताकि वो और आप एक ही पिच पे खेले, है ना। अब ये थोड़े ना कि अंडर 14 वाले बच्चों को अंडर 19 वालों के साथ खिला दें, तो थोड़ा सा सब्र रखना आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय एवरीबॉडी।